जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों आज का हमारा सेशन है वो स्पेशली एसएससी जीडी के लिए होने वाला है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उनसे आज हमारा सेशन है वो होने वाला है। बड़ा ही शानदार सेशन होने वाला है। जितने भी एसएससी जीडी के बच्चे हैं उन सभी में आप इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। साथियों कल जोधपुर में भैरव सिंह का निधन हो चुका है और सबसे पहले भैरव सिंह को हमारे परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और भैरव सिंह के लिए 2 लाइनें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का नाम रह जाता है। लोंगेवाला के असली हीरो भैरव सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथियों इन्हीं बातों के साथ में आज का हमारा यह सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो 1 नंबर प्रश्न की बात करेगी, अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद है वो सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया है। वो कौन सा है? राहतकारी अनुच्छेद है। वो कौन सा है? राहतकारी अनुच्छेद है। राहतकारी अनुच्छेद क्या करता है? सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है। प्रश्न नंबर 2 पर बढ़ते हैं। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? यह कहलाती है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, यह कहलाती है विस्तारवादी राजकोषीय नीति ही सरकारी व्यय को बढ़ाती है। क्या करती है? सरकारी व्यय को राजकोषीय नीति ही बढ़ाती है। इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। वह नीति जिनमें सरकार करों को न्यूनतम करती है और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। राजकोषीय नीति मुख्य रूप से जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों पर आधारित है, जिन्होंने तर्क दिया कि सरकार व्यवसाय चक्र को स्थिर बना सकती है और आर्थिक उत्पादन को नियंत्रित कर सकती है। और प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ते हैं। किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? जैसे कोई भी देश है, उस देश की अगर हमको औसत आय की गणना करनी है तो वो किस प्रकार संभव है? तो देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। और इसकी व्याख्या की बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय, जिसे प्रत्येक व्यक्ति की आय भी कहा जाता है। औसत आय की गणना जीडीपी या सकल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। और औसत आय निकालने का सूत्र है, एक तो राष्ट्र की आय हो गई, एक कुल जनसंख्या हो गई। इन्हीं से क्या निकलती है? औसत आय निकलती है। प्रश्न नंबर 4 पर बढ़ते हैं। उद्यम एक ऐसा व्यवसाय है, उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्रय विक्रय कहा जाता है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना व्यापार है तथा इसमें जैसे यातायात, बैंक आदि ये क्रियाएं ही उद्यमिता का सृजन करती है। और वाणिज्यिक उद्यम एक ऐसा व्यवसाय उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से क्रिया संपन्न की जाती है। प्रश्न नंबर 5 पर बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 5 पर बढ़े तो यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। एसएससी जीडी वालों थोड़ा ध्यान रखना। और श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली बार राष्ट्रीय नीति, कौशल विकास पर पहली बार राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की जाती है? तो 2009 में कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति तैयार की जाती है। यह प्रश्न 2021 एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। अब इसके यह सेम है, इसकी व्याख्या श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति है वो 2009 में तैयार की थी। और प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 6 पर। 6 नंबर प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 6 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की मूल्य कितना मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 5 के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। सबसे पहले एसडीआर को आईएमएफ या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा 1969 को अपने सदस्य देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। और सबसे पहले आरंभ में एसडीआर को 0.8886 ग्राम स्वर्ण मूल्य के बराबर आंका गया था और उस दौरान $1 के समतुल्य था। लेकिन ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद एसडीआर की मुद्राओं की एक बास्केट के रूप में परिभाषित किया गया था। और इस बास्केट में एसडीआर में 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं, जैसे अमेरिका की डॉलर, यूरो, रेमनबी, येन, पाउंड। ये सभी मुद्रा है वो एसडीआर में शामिल है। बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। 7 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% होनी चाहिए? तो ये कहा था एमएस स्वामीनाथन ने, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं पूरे भारत में। इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं। वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स का गठन किया था। इस आयोग ने अपनी 5 रिपोर्ट का प्रतिवेदन दिया था और इस रिपोर्ट में यह कहा जाता है, इसके मुख्य बिंदु क्या होते हैं? कृषि को राज्य सूची के बजाय समवर्ती सूची करने की है, जिससे केंद्र व राज्य दोनों किसानों की मदद के लिए आगे आए और समन्वय बना सके। फसल उत्पादन कीमत से 50% ज़्यादा किसानों को मिलना चाहिए। किसानों को कम दामों में क्वालिटी बीज उपलब्ध करवाया जाए और गाँव में विलेज नॉलेज सेंटर ऑफ ज्ञान चौपाल बनाया जाए। महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए और किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में मदद मिले। सरप्लस और इस्तेमाल नहीं हो रहे जमीन के टुकड़ों का वितरण किया जाए। खेतीहर जमीन और वन भूमि को गैर कृषि उद्देश्य के लिए कॉरपोरेट को न दिया जाए। फसल बीमा की सुविधा पूरे देश में हर फसल के लिए मिले और खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था हर गरीब और ज़रूरतमंद तक पहुँचे। सरकारी मदद से किसानों को मिलने वाले कर्ज की ब्याज दर को 7% किया जा सके। और प्रश्न नंबर 8 पर बढ़ते हैं कि बैंकिंग के संबंध में सीटीएस का पूरा नाम क्या है? सीटीएस का पूरा नाम क्या है? तो सीटीएस का पूरा नाम क्या है? सीटीएस का पूरा नाम है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। इसका पूरा नाम है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, सीटीएस का पूरा नाम है। और केलकर समिति 2015 है वो किससे संबंधित है? तो केलकर समिति 2015 में आती है। यह अवसंरचना, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, अवसंरचना विकास के पीपीपी मॉडल पर आधारित है केलकर समिति जो 2015 में आती है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में विद्यमान सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मॉडल का समग्र अवलोकन और लक्षित मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार ने केलकर समिति का गठन किया था। जीएसटी की केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर पारित किया जाता है। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था।
उसके बाद प्रश्न नंबर 10 पर बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन किस विभाग का हिस्सा है? तो आर्थिक मामलों, जो आर्थिक मामले हैं उसका ही हिस्सा है। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामले विभाग का भी एक हिस्सा है। प्रश्न नंबर 11 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त होता है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में भी शामिल है? वो हो जाएंगे विजातीय। कौन हो जाएंगे? विजातीय हो जाएंगे। ये सेम ही व्याख्या इसमें की गई है। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 12 पर बढ़ते हैं कि एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती है जो विदेशी निवेशक द्वारा निष्क्रिय रूप में रखी जाती है। तो एफपीआई का पूर्ण नाम क्या है? तो एफपीआई का पूरा नाम क्या है? एफपीआई का पूरा नाम क्या है? तो एफपीआई का पूरा नाम है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसका पूर्ण नाम हो जाएगा। इसमें हो जाएगा एफपीआई का आशय, इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी से निवेशित राशि से है जिससे वह उस कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है अथवा उससे ऋण राशि उपलब्ध करवाता है। ऋण पर मिलने वाली राशि को ब्याज लाभ के रूप में अभिकलित किया जाता है। तो एफपीआई का विनिमय भारतीय प्रतिभूति सेबी के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा एफपीआई को कंट्रोल किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 पर बढ़ते हैं कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास में रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुद्रा जमा अनुपात। ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ये सेम ही इसमें व्याख्या की गई है। और प्रश्न नंबर 14 पर बढ़ते हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया जाता है? एलआईसी अधिनियम कब पारित होता है? तो 1956 के अंदर पारित होता है। 1956 के अंदर पारित होता है एलआईसी अधिनियम। इसमें थोड़ी बहुत व्याख्या देख लेते हैं। विशेष तौर पर बीमा दो तरह के होते हैं, जीवन बीमा और साधारण बीमा। जीवन बीमा से तात्पर्य है कि पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित की बीमा कंपनी की तरफ से अनुदान राशि मिलती है। और वहीं साधारण बीमा में गाड़ियाँ, घर, पशु, फसल, स्वास्थ्य बीमा जैसी जांचें भी शामिल है। और 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी को भारतीयों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया था। 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अधिनियम भी पारित किया जाता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 15 पर बढ़ते हैं। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? उसे ही जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। ये सेम इसमें व्याख्या की गई है। और नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आंकलन है और जिसमें इसकी गणना में क्या शामिल होता है? इसकी गणना में वर्तमान मूल्य शामिल होता है। और इसकी थोड़ी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं और वस्तुओं की कीमत की गणना बाजार के मूल्य और वर्तमान कीमत पर करते हैं और बाद में निकली गई इस गणना जो जीडीपी निकल कर आती है उसे ही नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े ज़्यादा विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं क्योंकि नॉमिनल जीडीपी कभी भी अर्थव्यवस्था के सही आंकड़ों को प्रदर्शित नहीं करती है। और यह प्रश्न आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। 17 नंबर प्रश्न, भारत का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? यह प्रश्न हमने भारत की राज्य व्यवस्था में भी किया था कि निर्मला सीतारमण के द्वारा भारत का पहला डिजिटल बजट है वो 2021 में लेकर आती है। और इसके बारे में थोड़ी बात करें तो भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में परंपरागत किताब में छपे बजट के बजाय टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा था। यह देश का पहला बजट था जिसे बजट भाषण को वित्त मंत्री ने टैबलेट से पढ़ा था और बजट का उल्लेख है वो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से उल्लेखित है। प्रश्न नंबर 18 पर बढ़ते हैं कि भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य है? तो वो हो जाएगा पंजाब राज्य। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है, जिसमें रासायनिक उर्वरक तथा बीज के अधिकतम मात्रा में उत्पादन से है और हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 में होती है। इस योजना का श्रेय है वो नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है और इसी क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब है। ये पूछ ले मोटा मोटी की हरित क्रांति को अपनाने वाला, हरित क्रांति के तौर पर चलने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब राज्य है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, लेकिन हरित क्रांति के ही भारत में जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? याद रख लिया, बढ़िया प्रश्न है। स्थानांतरित कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेस और बर्न के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्टेस और बर्न के नाम से जाना जाता है। इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं। स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है जिसमें भूमि का सीमित टुकड़ा कृषि के लिए चुन लिया जाता है, लेकिन कम उत्पादन की वजह से उस चुनी हुई भूमि के स्थान पर दूसरी भूमि पर जाकर खेती करना स्थानांतरित कृषि कहलाती है। स्थानांतरित कृषि को स्लैश या बर्न भी कहा जाता है। स्लैश और बर्न भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 पर बढ़ते हैं। किसी देश की GDP उस देश में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप क्या है? तो प्रत्येक 3 वर्ष ये सेम ही व्याख्या इसमें की गई है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक होना चाहिए? वस्तुओं और सेवा का उत्पादन करने के लिए कम से कम हमारे पास में क्या होना चाहिए कि लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान होना चाहिए। उसके बाद में प्रश्न नंबर 22 पर बढ़ते हैं। इसमें यह पूछा गया है सीधे कि GVA का पूरा नाम क्या है? GVA का पूरा नाम क्या है? तो GVA का पूरा नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड ये इसका पूरा नाम है। GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड ये इसका पूर्ण नाम है। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पर कि कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है? कौन सा एक केंद्र का कर है जो वस्तु और सेवाओं पर GST में भी शामिल है? वो कौन सा है? उत्पाद शुल्क। GST की थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि GST से प्रश्न पूछना लगभग तय है। GST गुड एंड सर्विस टैक्स ये इसका पूरा नाम है। देश में वस्तु व सेवा कर के लिए संविधान 122वें संशोधन विधेयक 2016 में राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को मंजूरी दी थी और इसकी अधिसूचना अनुच्छेद 279 के अंतर्गत लागू किया जाता है और भारत में 1 जुलाई 2017 को GST लागू कर दिया जाता है। यह एक क्या है? उत्पाद शुल्क एवं केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु सेवा कर भी कहा जाता है। उसके बाद में टिस्को की स्थापना कब होती है? टिस्को का पूरा नाम क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना कब होती है? 1907 में टिस्को की स्थापना होती है और 1907 में ही क्या होता है? 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में होता है और इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का विभाजन हो जाता है। सूरत अधिवेशन जो 1907 के अंदर होता है। बढ़ते हैं आगे। टिस्को की स्थापना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में होती है। यह एक प्राइवेट क्षेत्र द्वारा स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। 25वें नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं।
निम्न में से किसे तरल आस्तियों तथा मांग की आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, तो वो हो जाएगा सांविधिक चलन निधि अनुपात। सांविधिक चलन निधि अनुपात, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सांविधिक चलन विधि अनुपात नेट टाइम और डिमांड लाइबिलिटीज़ का एक अनुपात है। इसके अंतर्गत सोना, नगद, सरकारी प्रतिभूतियों और आरबीआई द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रतिभूतियों या आरबीआई द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रतिभूतियों के ब्रांड के रूप में बनाया रखना जाना अनिवार्य है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सांविधिक चलन निधि अनुपात प्रतिशत बढ़कर देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 126 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 126 पर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो सबसे पहले राजकोषीय नीति सरकार के कराधान व्यय निर्णयों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। राजकोषीय नीति में कर नीति, व्यय नीति, निवेश या विनिवेश रणनीति और ऋण या अधिशेष प्रबंधन शामिल है, बिल्कुल सही है। और अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है, जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायित्व है। ये नहीं होगा, ये इसमें हो जाएगा। ये उसमें हमको पूछा है कि इसमें से गलत कौन सा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि निर्गत मूल्य कौन सा है। निर्गत मूल्य कौन सा है, तो निर्गत मूल्य हो जाएगा यह बाजार मूल्य से भी कम होता है। निर्गत मूल्य हमेशा बाजार के मूल्य से थोड़ा बहुत कम होता है। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। जो एक लुगाई का काम होता है, जो एक महिला का काम होता है, जो एक गृहिणी का काम होता है, उसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। याद रखिए, थोड़ा बढ़िया प्रश्न आयो है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित होती है, कब जो इसकी स्थापना होती है? 1972 के अंदर इसकी स्थापना होती है। भारतीय जीवन बीमा जिसे कहा जाता है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत के घरेलू पुनर्बीमा बाजार की एकमात्र कंपनी है। इसकी स्थापना 1972 में होती है और इसका मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर बना हुआ है। 1972 के अंदर LIC की स्थापना होती है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर बना हुआ है। प्रश्न नंबर 30 पर बढ़ते हैं। कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान और योजना का शुभारंभ है वो किस वर्ष किया जाता है? 2020 में कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ किया जाता है। कब किया जाता है? 2020 के अंदर कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ किया जाता है। कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत किसानों का सब्सिडी आधारित हवाई सेवाएं प्रदान की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर किया जाता है। इस योजना का प्रथम प्रारूप 2020 में प्रस्तावित व लागू किया जाता है। साथियों, प्रश्न नंबर 31 पर बढ़ते हैं कि जीडीपी अपस्फीति कारक को मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। यह क्या है? यह एक अंतर्निहित है। क्या है? यह एक अंतर्निहित है। क्या है? अंतर्निहित है। जीडीपी का प्रमुख प्रयोग क्या है? प्रश्न नंबर 32 पर बढ़ते हैं। फटाफट है वो इस सेशन को, आज का सेशन है वो बड़ा शानदार चल रहा है। अभी तक इस सेशन को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं, तो हो जाओ तैयार साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। और ये जो SSC GD के लिए स्पेशल क्लासें है वो 7-8 क्लासें आने वाली है। साथियों, जीडीपी का प्रमुख प्रयोग क्या है? जीडीपी का प्रमुख प्रयोग क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आंकलन करना, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आंकलन करना, इसे ही क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 पर बढ़ते हैं कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के
बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष पेश किया जाता है? तो 1950-51 में इसे पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर 34 की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? तो किसे उपभोक्ता माना जाता है? एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवं में किसी भी माल या सेवाओं को खरीदारी करता है। एक व्यक्ति जो भी किसी भी माल या सेवाओं को खरीदता है उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता उसे कहा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है? 2019 का है। इसके अनुसार उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सामान या सेवा को खरीदता है, भावक्रय शक्ति से है, जो प्रतिफल के एवं किसी भी माल या सेवाओं को खरीदकर जो खरीदारी करता है। खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? मूंगफली खरीफ की फसल है। खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? धान हो गया, ज्वार हो गया, मूंग, गन्ना, कपास, मक्का, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन। ये सभी आपको याद रखनी है। एक बार और आपको बता देता हूँ कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? मक्का, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, कपास, मूंग, ज्वार, धान। ये सभी आपको याद में रखनी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को किस वर्ष अपनाया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने रुपये के प्रतीक को कब अपनाया था? तो 2010 के अंदर अपनाया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने उदय कुमार द्वारा निर्मित रुपये के चिन्ह को 2010 में अपनाया था। इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है जिसमें 3000 से अधिक प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। यूनियन कैबिनेट की बैठक में उदय कुमार द्वारा निर्मित चिन्ह को फाइनल किया गया था। 2010 में रुपये के आइकन को क्या किया जाता है? भारत की करेंसी में शामिल कर लिया जाता है। तो अमूल। प्रश्न नंबर 37 अमूल से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है। तो श्वेत क्रांति कब आती है? तो श्वेत क्रांति गुजरात से आती है। अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है जिसका संबंध गुजरात से है, जिसका प्रबंधन सहकारी द्वारा किया जाता है। विकासशील देशों में यह हितकारी कदम भी माना गया है। भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम है वो किस वर्ष आता है? 2019 के अंदर आता है। भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 के अंदर आता है। कब आता है? 2019 के अंदर आता है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? सेबी का मुख्यालय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है? तो सेबी का मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर बना हुआ है। अब सेबी की थोड़ी बात करते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यह इसका हिंदी में नाम है। इंग्लिश में से कहा जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत सरकार में प्रतिभूतियों को विनियामक करने वाली संस्था। इसकी स्थापना कब होती है? 12 अप्रैल 1988 को होती है। सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर स्थित है। जो भारत में शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का काम है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो याद रखना, करंट का प्रश्न है। यह करंट का प्रश्न है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवी कुमारी बुच्चे। माधवी कुमारी बुच क्या है? माधवी कुमारी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। और प्रश्न नंबर 40 पर बढ़ते हैं। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाने को क्या कहा जाता है? उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित कृषि कहा जाता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जनवरी 2017 को भारत में लागू होता है। एक क्या है? यह एक सेवा कर है। क्या है? एक सेवा कर है। और इस जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम राज्य है। विश्व में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश अगर आपसे पूछ ले तो 1954 में फ्रांस के द्वारा जीएसटी को लागू किया जाता है।
प्रश्न नंबर 42, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र है जो कि कौन सा है, वो क्षेत्र हो जाएगा कृषि। कृषि में भी 3 प्रकार की आती है, एक प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि हो गया, और दूसरे क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग हो गया, तीसरे क्षेत्र में कौन सा हो गया, यातायात, वित्तीय सेवा प्रबंधन, सूचनाएं आदि। उसके बाद में प्रश्न नंबर 43 पर बढ़ते हैं। 43 प्रश्न है कि अर्थशास्त्री में 1998 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो 1998 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री में दिया जाता है अमर्त्य सेन को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? अमर्त्य सेन को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार भौतिक, रासायनिक, साहित्य, शांति, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। भारतीयों को कौन कौन से नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं उन्हीं की थोड़ी चर्चा करते हैं। 1913 में साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को मिलता है। सीवी रमन को भौतिकी में 1930 में मिलता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में 1968 में मिलता है। मदर टेरेसा को शांति में 1979 में मिलता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में 1983 में मिलता है। बीसी नायपॉल को साहित्य में 2001 में मिलता है। वेंकटरमन रामकृष्णा को रसायन में 2009 में मिलता है। और कैलाश सत्यार्थी को शांति में 2014 में मिलता है। और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में 2019 में मिलता है नोबेल पुरस्कार। और प्रश्न नंबर 44 पर बढ़ते हैं। केरल में फसल की कटाई के समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है। केरल में कौन सा मनाया जाता है? ओणम। केरल में ओणम मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। पंजाब में बैसाखी, लोहड़ी, ये कहाँ के हो गए? पंजाब के हो गए। ये सभी इन सभी की ही व्याख्या इसमें की गई है। बढ़ते हैं अब आगे। यह थोड़ा याद रखने ला कि केरल में फसल की कटाई पर ओणम उत्सव मनाया जाता है। 10 दिनों तक मनाया जाता है। लोहड़ी हर साल 18 जनवरी को मनाई जाती है, जिसे सिख समुदाय के लोग पूरे उत्तर भारत में मनाते हैं। बैसाखी को अप्रैल महीने में पंजाब में फसल के कटने पर मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला उत्सव है। प्रश्न नंबर 45 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? तो नगद का लेन देन है वो डिजिटल लेन देन नहीं है। बढ़ते हैं अब आगे। इन्हीं बातों के साथ में 46 नंबर प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। 46 नंबर प्रश्न है कि डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करता है। रोजगार के अवसर पैदा कौन करता है ग्रामीणों के अंदर? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, यह जो ग्रामीणों में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। तो प्रश्न नंबर 47 भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक का संचालन करता है? तो बैंक का संचालन भी एकमात्र ऐसा भुगतान है जो डाक विभाग के द्वारा भी किया जाता है। भुगतान बैंक का संचालन भारत का डाक विभाग करता है। भारतीय डाक भुगतान बैंक की शुरुआत 2018 में होती है। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया जाता है? भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1995 के अंदर होती है। 1995 के अंदर होती है। इसके तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी महीने में ओरल पोलियो टिक्के के 2 टिक्के भी लगाए जाएंगे। भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत कब होती है? तो भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत है वो 1995 के अंदर होती है। 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। अब प्रश्न नंबर 49, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहले सही कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। यह एक ग्रामीण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसे भारत सरकार द्वारा 2009 में शुरू किया गया था, ये गलत है। और यह लाभार्थी को 100 दिन का काम की गारंटी देता है और इसे काम के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है वो 2009 में नहीं आता है, 7 सितंबर 2005 को आता है। कब आता है? 7 सितंबर 2005 को आता है। और नरेगा का नामकरण 2 अक्टूबर 2009 को होता है। प्रश्न नंबर 50 पर बढ़ते हैं। आज की 50 होती है, इसी के साथ में लगाते हैं एक छक्का। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता? शून्यकाल, जीरो आवर शब्द का प्रयोग है वो बैंकिंग में नहीं होता है, बैंकिंग में नहीं होता है। प्रश्न नंबर 51, बैंक खाता या वित्तीय संस्थान में किसी भी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि वाली जमा राशि को क्या कहा जाता है? चालू जमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालू जमा कहा जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र सबको पता है कि कृषि है। कौन सा है? कृषि है। और अगर दूसरा क्षेत्र आपको पूछ ले कि द्वितीय क्षेत्र कौन सा है, तो विनिर्माण है। तीसरा क्षेत्र पूछ ले तो गाड़ियाँ वगैरह, ये हो गई यातायात, बैंकिंग। यह तीसरा क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था का। उसके बाद प्रश्न नंबर 53, नीली क्रांति। अरे नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली मछली जैसे आंखें, नीली मत्स्य उत्पादन। यह जो कृषि में जितनी भी क्रांतियां लगती है, हरित क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, इन सभी के बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखा है। बड़ा शानदार वीडियो है। एक बार देखने के बाद में अगर आपको याद नहीं हो तो आप मुझे आकर इस वीडियो पर कमेंट करके बताना आपको याद नहीं हुआ। जैसे लाल क्रांति मैंने याद कराई है कि लाल लाल होंदे ने टमाटर, लाल लाल होंदे ने मिलखे दी ढुई। तो लाल लाल होंदे ने क्या होते? टमाटर। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो टमाटर से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत में इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1985 को होती है। 1985 से 1990 के बीच इसे क्रियान्वित किया जाता है। नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्ण को माना जाता है। नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी और अरुण को माना जाता है। उसके बाद में रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर और नवंबर के अंदर रबी की फसलों की बुआई की जाती है। फसल कटाई फरवरी और मार्च में की जाती है। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, मकई, ये सभी इसमें शामिल है। प्रश्न नंबर 55 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55 हमारा है कि हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया जाता है? गांव के लड़कों के सुधार को नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ खेती का सुधार किया जाता है। हरित क्रांति का संबंध है वो, हरित क्रांति का संबंध सिर्फ किससे है? तो खेती से संबंधित है। प्रश्न नंबर 56 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 है कि प्रधानमंत्री द्वारा 1 मई 2016 को मजदूर दिवस पर किस योजना की शुरुआत की जाती है? तो वो शुरुआत की जाती है उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में किया जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2018 को नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरुआत होती है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 मजदूर दिवस पर की जाती है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत है वो 9 मई 2015 को होती है। बढ़ते हैं आगे हमारे 57 नंबर प्रश्न पर। भारत ने कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे मेरे खेत लिया हुआ है, मेरे खेत में सिर्फ 2 ही बंदों की ज़रूरत है, मैं और मेरे पापा की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर मेरा पूरा परिवार रह रहा है। उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। साथियों, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य रूप से कृषि और अर्थव्यवस्था से असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र के रूप में कृषि कुल आबादी लगभग 51% रोजगार प्रदान करती है। हालांकि देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान 12 से 13% ही है। और प्रश्न नंबर 58 पर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष
राष्ट्रीय खेल विकास कोष किस वर्ष में इसकी स्थापना होती है? तो 1998 में इसकी स्थापना होती है। और सरकार ने इसके गठन में देश में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत 1998-99 में की जाती है। 2 करोड़ रुपए का भी इसमें सरकार के द्वारा अंशदान भी दिया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 59 भारत सरकार द्वारा योजना आयोग को किस वर्ष स्थापित किया जाता है? योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 1950 के अंदर होती है। और अभी वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का संचालन किया जा रहा है। योजना आयोग से नीति आयोग यह नाम परिवर्तन है कब होता है? 1 जनवरी 2015 को होता है, याद रख लेना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 61 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जल्दी, सस्तो, सुंदर, अधिक समावेशी विकास, तीव्र, टिकाऊ, अधिक समावेशी विकास, ये इसका क्या था? ये इसका उद्देश्य था। और इस 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो प्रारंभ 1 अप्रैल 2012 से होता है। प्रश्न नंबर 62 बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? बैंकों में जो जमा राशि है, जो उसका अधिकतर हिस्सा है, उसका उपयोग है वो ऋण देने के लिए किया जाता है। ऋण में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 63 किसी राजकोषीय वर्ष में सरकारी की सभी प्राप्तियों का व्यय वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा बजट कहलाता है। यह फ्रांसीसी भाषा के शब्द बाइकॉट से व्युत्पन्न हुआ है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 64 गिटमिटिया मजदूर कौन होते हैं? गिटमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करते हैं। एक देश में जैसे भारत में कोई फ्रांस का बंदा आ गया, फ्रांस का मजदूर आ गया, कहाँ पर आ गया? भारत में। उसके पास में भाड़ा चुकाने के लिए अपने देश में वापस जाने, फ्रांस में जाने के लिए उसके पास में पैसे नहीं है और भारत में रहकर अगर वो काम करता है उसे बंधुआ मजदूरी भी कहा जाता है। ये कौन होते हैं? ये गिटमिटिया मजदूर होते हैं जो अपने देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करते हैं या मजदूरी करते हैं। गिटमिटिया मजदूर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये पर्टिकुलर है वो 12 से 18 घंटे की कड़ी मेहनत करते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायित्व कौन है? केंद्र सरकार। उसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न सरकारी विभाग भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायित्व है। प्रश्न नंबर 66 भारत में जीएसटी व्यवस्था कब लागू होती है? 1 जनवरी 2017 को भारत में जीएसटी लागू होती है। यह क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसटी क्या है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 67 बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर का क्या नाम है? एसएलआर का अर्थ क्या है या एसएल का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम आता है, इसका पूरा नाम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और इसे हिंदी में वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। इसका निर्धारण है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। भारत सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितनी फसलों के लिए होती है? एमएसपी है वो 25 फसलों के लिए होती है। भारत सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 25 फसलों के लिए होती है। एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। केरल सब्जियों के लिए एमएसपी तय कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 69
69% कहता है कि किस धारणा के अनुसार गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ये आ जाएगा सामाजिक बहिष्कार अवधारणा के अनुसार गरीबों को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल नित्यकर्षण परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उसके बाद में एमएसपी बात करते हैं प्रश्न नंबर 70 की। एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? यह कृषि लागत और मूल्य आयोग की जिम्मेदारी होती है। इसमें थोड़ी व्याख्या करते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी कृषि लागत और मूल्य आयोग की होती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यह भारत की एक विनियामक संस्था है। इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि बाजार उपभोक्ता के हित का साधन बनाया जा सके। भारतीय शिक्षा आयोग इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। भारत के विधि आयोग भारत सरकार द्वारा समय समय पर गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका मूल रूप से गठन 1955 के अंदर किया जाता है। तो साथियों, यह थी हमारी आज की क्लास जो स्पेशल है वो एसएससी जीडी के लिए थी। भारत की अर्थव्यवस्था आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट कर सबसे पहले आपको ज़रूर बताना है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि हम एसएससी जीडी का जो 10 जनवरी का पेपर है उसमें जीके, हिंदी, इन सब में से एक प्रश्न भी बाहर आपका नहीं जाने दूंगा। साथियों, मैं अपनी ओर से है वो पूरी इसमें जी जान लगाने वाला हूं। और साथियों, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों को शेयर करना। और वीडियो पर साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो साथियों, मिलते हैं अब कल कुछ नए टॉपिक के साथ में, नई बातों के साथ में, नए दिन के साथ में, नए दिन की शुरुआत के साथ में। सभी वर्दीधारियों को, सभी वर्दी के दीवानों को मेरा सलूट है। इसी के साथ में पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।